हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जो कि 50 नंबर का पेपर होता है। इसमें 15 नंबर तो बहुविकल्पीय प्रश्न ही आते हैं, बाकी जो 35 नंबर बचते हैं उसमें आपके अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय दोनों आते हैं। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। इस क्लास में हम सभी के सभी 2016 से 22 के बीच में जितने भी प्रश्न आए हैं, चाहे वो बहुविकल्पीय हो, चाहे अति लघुत्तरीय हो या लघुत्तरीय हो, उन सभी को कवर करेंगे। ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन का जहाँ तक हो सकेगा आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से करके बताएंगे। तो चलिए, समय थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लग सकता है इस क्लास में, क्योंकि सभी प्रश्नों का रिवीजन होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा बहुविकल्पीय प्रश्नों का, जो कि 2022 में पूछा गया है। प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है। तो प्रबंधन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो नियोजित करना भी होती है, व्यवस्थित करना भी होता है और प्रशासन भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त सभी, है ना। अच्छा, आपने देखा ही होगा कि जिस ऑप्शन में उपर्युक्त सभी लगा हो, है ना, एक प्रकार से ट्रिक हम कह सकते हैं, लगभग ये सही ही हो जाता है। बट अगर नॉलेज अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा सही रहता है, अगर नॉलेज नहीं रहेगी तो कभी कभी ये गलत भी कर देता है। ठीक है। तो लगभग देखा गया है कि जिसमें ऑप्शन द मतलब उपर्युक्त सभी लगा हो वही सही होता है। तो अगर समझ में ना आए, है ना, तो ये आप सही कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नॉलेज है तो ज़्यादा बेटर है। दूसरा देखिए, विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला है। तो विद्यालय का जो बौद्धिक प्रयोगशाला कहा गया है वो कहा जाता है पुस्तकालय को। ठीक है, किसको कहते हैं? लाइब्रेरी, पुस्तकालय को। अगला देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। इतिहास का जो वास्तविक निर्माता है वो अध्यापक होता है। ये कथन किसका है, मतलब ये कथन किसने कहा है? तो ये कहा है H.G. वेल्स ने। इन्होंने बताया है कि जो इतिहास का रियल में निर्माता होता है वो कौन होता है? अध्यापक ही होता है। अगला देखें आप, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जो मीना मंच है ये महिला और बालिका से संबंधित है, और जो मीना मंच का कार्यक्रम है ये मीना नाम की एक लड़की पर बनाया गया है। तो ये देखते हैं, इसका उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा का विकास करना है, बिल्कुल। बालिकाओं की शिक्षा का भी विकास करना है, महिलाओं की शिक्षा का विकास। तो सभी के सभी सही है, मतलब उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। अगला देखें, भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। तो भारत की जो पहली मनोविज्ञानशाला है वो स्थित कहाँ पे है? इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में क्या प्रयागराज कहते हैं, यहाँ पे स्थित है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? इग्नू, ये कहाँ स्थित है? तो ये जो इग्नू है ये स्थित है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। ठीक है। 7 नंबर देखिए आप, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। तो किसी भी समस्या समाधान का जो प्रमुख अंग होता है वो क्या होता है? तो चलिए देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया नहीं, ये समस्या समाधान का प्रमुख अंग नहीं हो सकता है ना। अधिगम प्रक्रिया नहीं, तो क्या होगा? निर्णयन प्रक्रिया, ये राइट हो जाएगा। अनुशासन भी नहीं होगा। तो समस्या का समाधान का जो प्रमुख अंग है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखें तो निर्णय प्रक्रिया जो है यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 12 सही होगा। 8 नंबर देखें, वित्तीय प्रबंधन के साधन है, मतलब वित्तीय प्रबंधन के इसमें से कौन कौन से साधन है? विद्यालय अनुदान द्वारा, बिल्कुल, है ना, इससे भी वित्तीय प्रबंधन का ये साधन एक प्रकार से। TLM ग्रांट द्वारा भी, समुदाय से प्राप्त धन, कम्युनिटी से एकत्रित किया गया धन भी है। तो हम कह सकते हैं उपर्युक्त सभी। अभी तक आपने देखा कि जिस ऑप्शन में उपर्युक्त सभी था वही ऑप्शन सही हुआ। तो एक प्रकार से टिक है कि जिसमें सही समझ में अगर आपको ना आए तो जो अगर सही वाला ऑप्शन दिया है तो वही सही होता है लगभग सब में। अगला देखिए आप, 9 नंबर, कल के विश्व को कौन चलाता है? कल के विश्व को कौन चलाता है? तो कल के विश्व को एक शिक्षक ही चलाता है। कौन? शिक्षक। ठीक है ना। अगला, SCERT की स्थापना कब की गई थी? तो SCERT की स्थापना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1981 में। कब की गई? तो 1981 ईस्वी में की गई थी। अगला देखिए, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? जो राज्य हिंदी संस्थान है ये कहाँ स्थित है? तो इसे आप याद रखेंगे वाराणसी। कहाँ है? वाराणसी में स्थित है। क्या चीज़? राज्य हिंदी संस्थान। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? समय सारणी को क्या कहते हैं? तो समय सारणी को आप पढ़े होंगे, विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है। तो समय सारणी को विद्यालय की दूसरी घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखें, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है। तो ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य ही है। तो एक महिला का होना क्या हो जाएगा? एक महिला का होना। अगला,
लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा क्या करके है, स्वयं द्वारा अवलोकन करके, है ना, स्वयं के द्वारा अवलोकन करके, निरीक्षण करके, निष्कर्ष करने का, या फिर उपर्युक्त सभी। तो लर्निंग जो कॉर्नर है द्वारा बच्चों में हम इन सभी का जो है क्या कर सकते हैं, गुण विकसित कर सकते हैं। इन सभी गुणों को मतलब अवलोकन करने का भी, उनका निरीक्षण करने का भी, निष्कर्ष करने का भी, और इसमें इस प्रकार उपयुक्त सभी के सभी सही हो जाएगा, द सही हो जाएगा। अगला देखें आप, न्यूपा। न्यूपा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो न्यूपा है इसका जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं हमारे मानव संसाधन एवं विकास मंत्री। कौन होते हैं? मानव संसाधन एवं विकास मंत्री। आप कमेंट में बताइए कि वर्तमान में मानव संसाधन एवं विकास मंत्री कौन है। अगला देखिए, विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं? तो विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी जो योजनाएं हैं वो है 3। कितनी योजनाएं प्रचलित हैं? 3 योजनाएं प्रचलित हैं। अगला, ग्राम शिक्षा समिति में विद्यालय के छात्रों को कितने अभिभावक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं? तो ग्राम शिक्षा समिति में, ठीक है, विद्यालय के छात्रों के कितने अभिभावक जो है सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं? तो कितने? 3। इसको भी याद रखेंगे आप, 3 अभिभावक जो है सम्मिलित होते हैं। अगला देखें आप, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन है ये जो हुआ है ये हुआ है 1972, मतलब कि 1972 बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा का गठन किया गया था। कब? 1972। अगला देखें आप, अभिभावक शिक्षक संघ, जिसको शॉर्टकट में पीटीए की जो बैठक होती है ये माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है? तो किस दिन? माह क्या यहाँ पे सप्ताह होने चाहिए था, है ना, लेकिन पेरेंट मीटिंग मंथली होती है। तो मंथली अगर देखें तो अगर देखा जाए तो शनिवार, खासकर शनिवार, नहीं तो रविवार। तो इसमें तो ऑप्शन यही सही होगा, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा, शनिवार या फिर रविवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है कि परिषदीय विद्यालयों में श्यामपट्ट सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो श्यामपट्ट के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए, प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम जो मीना मंच है में कितने कैसेट हैं? तो जो मीना मंच है ना, इसमें महिला को के शिक्षा की जागरूकता के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। और इसमें कह रहा है कि कितने जो है क्या है कैसेट हैं? तो इसमें 12 कैसेट है। कुल कितने कैसेट हैं? 12 कैसेट है, जिसको ऑडियो विजुअल के द्वारा जो है शैक्षिक कार्यक्रम चलाया जाता है मीना मंच। अगला देखिए, प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? तो कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो हमारा है व्यक्तिगत पर्यवेक्षण नहीं, पैनल पर्यवेक्षण किया जाता है। कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? पैनल पर्यवेक्षण किया जाता है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है? कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए आवश्यक है। क्या चीज़ आवश्यक है? तो ये जो आवश्यक है ये होता है किसी भी कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर अगर कोई भी हमें सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करना है तो क्या बनाना जरूरी है? योजना बनाना। क्या चीज़? योजना बनाना। ठीक है ना। अगला देखिए, विकासखंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व होता है। किसका होता है? विकासखंड के सभी विद्यालय का पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व किसका होता है? तो ये होता है ब्लॉक संसाधन केंद्र, मतलब कि BRC, ब्लॉक रिजोनेंस सेंटर बोलते हैं। कभी कभी इसका फुल फॉर्म में पूछ लेता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1995 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? तो अभी आपने पढ़ा था, देख रहे हो क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य हिंदी संस्थान है ये कहाँ स्थित है? अभी आपने पढ़ा था वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। अगला, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मतलब जिसको कहते हैं डाइट, DIET। ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी NCERT की अनुशंसा पर नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति आई थी 1986 इसकी अनुशंसा पर डाइट की स्थापना की गई थी। ठीक है। हर जिले में एक डाइट होगा, मतलब जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
इसकी स्थापना की गई 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। राज्य का जो शिक्षा संस्थान है ये कहाँ है, तो ये स्थित है हमारे इलाहाबाद मतलब कि प्रयागराज में, जिसको वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अगला, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कितने विभाग होते हैं, यही डाइट में कितने विभाग होते हैं। तो जो डाइट है इसमें जो विभागों की संख्या है ये होती है 7। कितनी होती है, याद रखेंगे, डाइट में विभागों की संख्या कितनी है, 7। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बताइए, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है प्रयागराज में। कहाँ स्थित है, प्रयागराज में। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है, तो एनसीईआरटी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली या फिर दिल्ली में। इसमें नई दिल्ली तो दिया नहीं, तो दिल्ली में है, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं। तो पाठ्य सहगामी जो क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, तो वो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, राष्ट्रीय पर्व भी होता है इसमें, है ना। अगला, वृक्षारोपण भी है। तो उपयुक्त सभी के सभी सही हो जाएंगे, मतलब कि दा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 33, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। तो मानवीय प्रबंधन के घटक कौन कौन से हैं, तो मानवीय प्रबंधन के याद रखना, शिक्षक होते हैं, बच्चे और कम्युनिटी मतलब कि समुदाय, ये सभी जो होते हैं मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विद्यालय प्रबंधन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, प्रधान अध्यापक की, बिल्कुल, शिक्षक की भी होती है, बच्चों की भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी की। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। 35 नंबर देखें, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमी संस्था क्या है। तो जिला स्तर पर अगर देखें तो सर्वोच्च जो अकेडमी जो संस्थान होता है वो होता है हमारा डाइट, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम डाइट कहते हैं। अगला देखिए, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। समस्या समाधान, देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, क्या है, निर्णय प्रक्रिया। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्या होता है, निर्णय प्रक्रिया। अगला, राज्य हिंदी संस्थान, देख रहे हो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो 37 नंबर में क्या सही हो जाएगा, वाराणसी, ठीक है ना। अगला देखिए, NIOS हिंदी संस्थान है, याद रखना, ये वाराणसी में ही है। अगला, NIOS की स्थापना, है ना, नायोस शॉर्टकट में जिसे कहते हैं, कि स्थापना कब हुई थी। तो NIOS जिसको नायोस भी कहते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी 1989 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1989, 1989 ईस्वी में। अगला, सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया। तो सूचना का जो अधिकार विधेयक है ये लोकसभा में लाया गया दिसंबर 2005 में। सूचना का अधिकार मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये 2005, जबकि RTE पूछ ले, राइट टू एजुकेशन, तो 2009 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है। ये देख रहे हो, ये क्वेश्चन भी आपने देखा था 22 में आया था। कहाँ पे है, तो ये प्रयागराज में। कहाँ पे है, प्रयागराज में। भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला अगर पूछा जाए तो ये प्रयागराज में स्थित है। अगला देखिए, बाल गणना पंजिका है। बाल गणना पंजिका जो है इसमें किसका जो है अभिलेख रखा जाता है, तो इसमें रखते हैं विद्यालयी अभिलेख। विद्यालय अभिलेख के अंतर्गत ही तो बाल गणना का जो है जो पंजिका बनाई जाती है, इसी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो विद्यालयी अभिलेख के अंतर्गत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जो नेचुरली जो आपदाएं होती हैं इनके जो टाइप्स बताए गए हैं वो बताए गए हैं 6 प्रकार की। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। समय सारणी से बचत होती है, गला सूख गया, है ना। समय सारणी से बचत होती है, किसकी, समय सारणी से किसकी बचत होगी बताइए। तो अगर देखा जाए समय सारणी अगर हम बना के जैसे कि पढ़ते ही हैं तो हमारे समय और श्रम मतलब कि समय भी कम लगता है और मेहनत भी कम करनी पड़ती है, एक लिमिटेड मात्रा में पढ़ना पड़ता है ना, अगर समय के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं तो। अगला देखिए, साहित्यिक गतिविधि है 44 नंबर में। इसमें से कह रहा है कि साहित्यिक गतिविधि कौन है। तो जो साहित्यिक गतिविधि है ये हमारी होती है नृत्य नहीं, शैक्षिक भ्रमण ये भी नहीं हो सकता है, उच्चारण प्रतियोगिता बिल्कुल नहीं, कहानी जो लेखन है ये साहित्यिक गतिविधि है। अगला देखिए, TET जिसको हम कहते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका पूरा नाम क्या है ना। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं और इसका जो पूरा नाम होता है ये है आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा। क्या बोली जाती है, जैसे कि यूपी में टेट आने वाला है, होने वाला है ना, हो सकता है क्योंकि सरकार के कुछ कह नहीं सकते हैं ना।
तो टेट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो TET मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसको हिंदी में कहते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा। योग्यता नहीं होता है, ठीक है ना, ये नहीं बोलेंगे, पात्रता परीक्षा होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। अब भौतिक संसाधन किसे कहते हैं। अब भौतिक संसाधन में अगर बात करें यहाँ पे तो छात्र छात्राएँ हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्कूल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपका विद्यालयी भवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्यालयी भवन। क्वेश्चन नंबर 47, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला। देख रहे हो, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं, पुस्तकालय को, लाइब्रेरी को कहा जाता है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग, देख रहे हो कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में है, निर्णय प्रक्रिया। अब तो याद हो गया होगा आपको। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं, तो मानवीय प्रबंधन के घटक कौन कौन से हैं, ये भी देखो, भी पढ़े थे आप, शिक्षक, छात्र छात्राएँ और समुदाय। ऑप्शन द सही हो जाएगा। आपको हम बताते चलें कि चैनल पर आप विजिट करके साइंस की मैराथन क्लासेस अवेलेबल है, उनको भी आप देख सकते हैं, जिनमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। मैथ भी अवेलेबल है, उसके बाद हिंदी की भी हमने अपलोड कर दी है, और जो पहला पेपर है उसको तो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, तो उसे आप देखें और एग्जाम में एक बेहतरीन स्कोर करके आप आएंगे। साथ ही अगर कोई सेकेंड सेमेस्टर का है तो उसके लिए भी मैथ की और जो है साइंस की सभी क्लासेस उपलब्ध है, आप देखें, क्योंकि कल आपका पेपर है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे हम। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 50, समय सारणी को क्या कहता है। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है। अगला, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है। तो विद्यालय के अभिलेखों का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ये होता है आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव। क्या होता है, आवश्यक सूचना का इसमें हम रखरखाव करते हैं। अगला, कोठारी कमीशन ने 1964 से 66, है ना, जो कोठारी कमीशन बना, तो राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दिया है, किसे संज्ञा दिया गया है राष्ट्र निर्माता की, कोठारी कमीशन ने किसको दी है, तो ये दी है अध्यापकों को। किसको दी गई है, अध्यापकों को दी गई है राष्ट्र निर्माता की संज्ञा। मतलब कि कोठारी कमीशन ने बताया कि राष्ट्र का निर्माता कौन, तो अध्यापक, ठीक है। इंजीनियर ये तो बात की बात है, शिक्षा अधिकारी नहीं, प्रतिभाशाली छात्र ये भी नहीं, इससे अध्यापकों को बताया गया, ठीक है ना। चलिए अगला लेते हैं क्वेश्चन हम नेक्स्ट। देखिए भाई, क्लास थोड़ी सी लेंदी तो होगी, लेकिन आप देख पाएंगे पूरा आपका रिवीजन भी तो हो जाएगा। अब हम 19 का क्वेश्चन लगभग कर रहे हैं, हम पूरा देख सकते हैं आप। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है क्या होता है, तो ये होता है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन, मतलब सभी के सभी परिवर्तन करना, ठीक है ना। तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी इसी में आ जाएंगे, पहले वाले ऑप्शन में ही। 54 नंबर देखें, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। देखो फिर आया क्वेश्चन, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, तो कितनी बार आया, लगभग 4 या 5 बार हमने देखा कि मिला ये प्रयागराज। अगला देखिए, हिंदी वाला पूछे तो वाराणसी। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है, कौन सहायक नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो अगर देखा जाए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन ये तो है, नैतिक शिक्षा व्यवस्था ये भी है, दंड की जो अधिकता है ये तो वैसे भी जो है, क्योंकि छोटे लेवल पे आप बच्चों दंड का प्रावधान कहीं दिया ही नहीं गया है, ठीक है। बाकी सब सही है, निगेटिव है तो यही वाला आपका सही हो जाएगा, दंड वाला, है ना। अगले देखिए, राज्य हिंदी संस्थान, देखो फिर मिला हिंदी वाला, तो ये कहाँ है, वाराणसी। अब तक तो एकदम रट गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो विद्यालय प्रबंधन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें सबसे कौन होगा, प्रधानाध्यापक। होती तो सबकी है, लेकिन अब यहाँ पे प्रेफरेंस किसको देना पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो प्रधानाध्यापक दिया है, तो यही राइट हो जाएंगे। ऑप्शन आ। 58, शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है, तो दंड देना क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अनुशासन करना ये भी नहीं होगा, ठीक है। पुरस्कार ये भी नहीं होगा, प्रशासन होगा। तो शैक्षिक प्रबंधन का जो महत्वपूर्ण पक्ष माना गया है वो क्या माना गया है, प्रशासन। अगला देखिए, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है, जिसमें रीजनिंग पावर बढ़ती है ना। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो अगर देखें, अभिनय करना तो मतलब रोल अदा करना ये तो नहीं हो सकता, खेल कूद थोड़ी ना होगा। निबंध लिखना नहीं, वाद विवाद अगर हो रहा है ना, बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे जो है ये ज़्यादा ही तर्क शक्ति का क्या करेंगी, विकास करेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं, तो भगदड़ जैसी आपदाएं कब होती हैं, इसमें बताया गया है, तो बताइए क्या होगा। जागरूकता से थोड़ी ना होगा भगदड़। कुप्रबंधन मतलब कि देख रहे हो ना, प्रबंधन अगर होता तो ये सही होता, लेकिन ये कुप्रबंधन से ये भगदड़ जैसी आपदाओं को जन्म देंगी। कड़ाई होने से ये सब नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 12 सही होगा, क्योंकि भगदड़ जैसी समस्या पूछ रहा है आपदा। शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है, तो शिक्षा प्रबंधन का जो मेन कार्य क्या होता है, किसी चीज़ का नियोजन बनाना, नियोजित करना,
ठीक है ना। तो शिक्षा प्रबंधन का इसमें अगर ऑप्शन के पर्यवेक्षण करना नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नियोजन करना ये राइट होगा। औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, ये कथन किसने दिया है? तो जो ये कथन है ये दिया गया है किसके द्वारा? तो ये कथन दिया गया है हरोल्ड कीनज के द्वारा। अजीब सा नाम है बट याद करेंगे, देख रहे हो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कथन वाला। अगला देखिए किसने दिया है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इसमें देखो अगर विद्यालय प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका देखा जाए तो यहाँ पे तो अगर देखा जाए तो सब सही होगा क्योंकि सब के सब हो जाएंगे महत्वपूर्ण। लेकिन अगर ऑप्शन के कार्ड देखे तो अगर सही से तो इसमें प्रधानाध्यापक भी सही हो सकता है क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा था। लेकिन इसमें इस वाले में ऑप्शन उपयुक्त सभी भी आप सही कर सकते हैं, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सबकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे विद्यालय का प्रबंधन है एक प्रकार से। तो विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो ऑप्शन आ इसके अनुसार सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए नेक्स्ट, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। देखिए प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि जो हमारा शाला जो है मतलब कि प्राथमिक शाला गांव शाला के बीचों बीच में हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सड़क के किनारे हो ये भी ज़रूरी नहीं है, तालाब के पास हो ये भी ज़रूरी नहीं, गांव के समीप हो और एक खुले मैदान में हो, तो ये ज़्यादा सही है, यही सही हो जाएगा आपका। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं, तो मानवीय प्रबंधन के घटक कई बार देखो रिपीट हुआ, शिक्षक, बच्चे और समुदाय होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा इसमें। अगला समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, तो समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है इसमें से? 66 नंबर में अगर देखें तो क्या होगा? कठोरता बिल्कुल नहीं होगा, समयावधि नहीं, लचीलापन अगर विषय इसके अनुसार देखें ऑप्शन के तो लचीलापन ज़्यादा सही है। अगला विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है, तो अगर देखें 67 नंबर में विद्यालय समुदाय का परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये होता है हमारा अध्यापकों को अनुशासित करना, नहीं भाई ये थोड़ी ना होगा। छात्रों और अध्यापकों के मधुर संबंध, ये भी नहीं होगा। समुदाय से प्राप्त सहयोग, ये जो हो जाएगा विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का उद्देश्य, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको सही गलत करना पड़ेगा। बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है, तो बुक बैंक से संबंधित इसमें से कौन सी पंजिका नहीं है? तो ये जो है आपकी जो संचयी अभिलेख है ये नहीं है, बाकी इसमें सब है, दान और ये कार्यवाही पंजी ये सब हो। व्यायाम की आवश्यकता होती है, तो बताओ व्यायाम की आवश्यकता क्यों होती है? तो व्यायाम की आवश्यकता होती है जो है बालक के मानसिक विकास, बिल्कुल, शारीरिक बिल्कुल, अनुशासन हेतु, तो इसमें सर्वांगीण विकास जो लिखा ये ज़्यादा प्रेफरेंस है, ये सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, ठीक है ना। सब विकास चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, सब होना चाहिए। यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता तो क्या करना चाहिए उसके साथ में? उसे डांट लगानी चाहिए? नहीं भाई, डांट थोड़ी देंगे। शाला से निकाल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो उसे स्वच्छता के लाभ बताना चाहिए कि स्वच्छता से क्या क्या लाभ होते हैं। अगला अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण, विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किसमें किया जाता है? तो इसको याद रखेंगे, लॉग बुक में ये सब रखा जाता है डाटा। अगला देखें, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया, तो जिला बेसिक शिक्षा का ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, कब हुआ था? 1972 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। 18 के क्वेश्चन इस समय चल रहे हैं, कई क्वेश्चन हो गए। 73 नंबर देखें, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ था, तो जो इंडिया में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का जो प्रारंभ हुआ था ये किस काल से हुआ था? तो ये अंग्रेजों के शासनकाल में ही से हुआ था, ठीक है ना, प्रारंभ इसका। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अब तो ये रट गया होगा। संचयी अभिलेख पत्र में लिखा जाता है ना, लेखा रखा जाता है किसका? तो संचयी अभिलेख में छात्र की प्रगति का जो है, छात्र कैसे प्रोग्रेस कर रहा है दिन के दिन, वो रखा जाता है डाटा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 76, थोड़ा फास्ट करेंगे अब हम। कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? ये आवश्यक होता है योजना बनाना, तो क्वेश्चन नंबर 76 में बात सही हो जाएगा। अभी आप बने रहेंगे क्योंकि इसके बाद हम अति लघु उत्तर प्रश्नों को भी कवर करेंगे इसी में, ठीक है। अगला देखिए, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वयन नहीं होता है? किसका नहीं होता है इसमें समन्वयन? तो वित्तीय जो संसाधन है इसका समन्वय नहीं होता है, बाकी भौतिक संसाधन, मानवीय, ये होते हैं। 78 देखें आप, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु तो विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? तो उनके अंतर्निहित गुणों और शक्तियों का विकास,
ठीक है ना, ये सही हो जाएगा इसमें। भाई बच्चे के अंतर्निहित जो गुण हैं, उनकी शक्तियाँ हैं, उनका विकास किया जाना चाहिए। अगला देखिए 79, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो जो है किसके लिए की जानी चाहिए? उनकी पठन क्षमता के अनुसार, उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, समझ रहे हैं ना, उनकी शारीरिक वृद्धि के अनुसार जो है हमें कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। कितनी हाइट रखी जाए, कितनी दूरी बनाई जाए, ये मतलब। अगला अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? तो ये होता है प्रशासन। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अगला देखिए, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं उनके कौन? तो मान्यता के अनुसार अगर देखा जाए तो उनके सबसे नज़दीक जो होते हैं बच्चे की कौन होती है? माँ, ठीक है ना। बच्चे की माँ उसके सबसे नज़दीक होती है, मान्यता के अनुसार है ये। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य सचिव कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है ग्राम का प्रधान। कौन होता है? ग्राम प्रधान। अगला देखिए क्वेश्चन, चलिए ये रहा क्वेश्चन। 17 चल रहा है, इसके बाद 16 बस खत्म हो जाएगा। उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। अगर उचित वित्तीय प्रबंधन है तो ये क्या निर्धारित करता है? तो प्रबंधन की सफलता को, यही सबसे सटीक है, क्योंकि धन की उपलब्धता ये थोड़ी ना होगा, ये भी नहीं होगा, उपयुक्त कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। प्रबंधन की सफलता को निर्धारित करता है। अगला 84 नंबर देखें, लर्निंग कारण द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, अगर आपने ध्यान से क्लास देखा होगा तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अवलोकन करना भी होता है, निरीक्षण करना भी होता है, निष्कर्ष निकालना हो, प्रयुक्त सभी सही हो जाएगा। 85 देखें, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो कक्षा 2 में जो निर्धारित पुस्तकें तय की गई हैं वो कितनी पुस्तकें हैं? तो अगर बात करें कक्षा 2 में निर्धारित जो पुस्तकें हैं तो पुस्तकें हमारी हैं कितनी? 2 की 3, कहीं कहीं 3 भी दिया है, वैसे तो 2 ही रहेगा क्योंकि 1 में 1 माना गया, 2 में 2, तो 2 आप सही करके आएंगे अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो, क्योंकि रिपीट होता है, आपने देखा ही। समान रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? तो कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है यहाँ पे? तो समय सारणी जो बनाई जाती है 1, कितनी होती है? 1 प्रकार की। अगला क्वेश्चन देखें 87 नंबर। 87 में देखेंगे आप, समय सारणी उत्तम साधन है। समय सारणी के द्वारा, है ना, का उत्तम साधन इसमें से कौन है? तो क्या है? विद्यालय में अनुशासित स्थापित करने का, ये तो है, लेकिन ये उत्तम हम नहीं कह सकते। नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा सही है, तो ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि, मतलब टाइम पीरियड कितने मिनट का होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए? ठीक है ना, तो 30 से 35 मिनट, याद रखेंगे 30 से 35 मिनट का एक पीरियड बनाया जाना चाहिए। से अगला है सभी अभिलेख होने चाहिए। तो सभी अभिलेख होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? सही होने चाहिए अभिलेख, वो अभिलेख वैध भी होने चाहिए, है ना, मान्यता भी होनी चाहिए और विश्वसनीय भी होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं। तो जो जिला समन्वयक के पद हैं ये जो सृजित किए गए हैं, इसमें कौन कौन है? तो इसमें आप याद रखेंगे जिला अधिकारी के अधीनस्थ। कौन है? जिला अधिकारी के अधीनस्थ नहीं, ये नहीं हो सकता, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, ये ज़्यादा, डाइट जो है DIET, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो बा वाला सही होगा इसमें 90 में। 91 देखिए, मानवीय प्रबंधन घटक हैं। देख लो कितनी बार आया है, ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा। शिक्षक हैं, मानवीय के बच्चे हैं और समुदाय कम्युनिटी है। अगला देखिए 92, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। तो किसके द्वारा की जा सकती है? ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा, अभिभावक शिक्षा संघ द्वारा, समुदाय द्वारा। तो यहाँ पे सबके सब सही हैं, इन सभी के द्वारा विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था की जा सकती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बस यही 16 कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद आपका अति लघुत्तरीय शुरू हो जाएगा। चलिए देखते हैं। NCERT स्थित है। NCERT कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, हमने पहले ही बताया था। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है एक महिला का होना। देखो सब रिपीटेड क्वेश्चन है। लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है, मतलब कि लो कॉस्ट, है ना, उनकी कॉस्ट कम हो, कम से कम खर्च में, और नो कॉस्ट मतलब कि लो कॉस्ट और नो कॉस्ट वाली जो शिक्षण अधिगम सामग्री का जो निर्माण किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो अगर हम देखें 95 में, तो आपका क्या सही हो जाएगा? प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त की गई सामग्री से। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, है ना, किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं किताबें? तो ये जो किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो ये किताबें जो हो जिला किसके द्वारा कराई जाएंगे? राज्य सरकार। अब देखते होंगे लिखता है ना कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा,
निर्धारित पुस्तकें ये है ये, तो ये आपका राज्य सरकार द्वारा, ठीक है ना, कौन होगा, राज्य सरकार के द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 97, कक्षा 1 में, तो कक्षा 1 में याद रखना एक पुस्तक को निर्धारित किया गया है, 2 में 2। प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया था, संस्कृत विषय, जो संस्कृत विषय आता है इसको जो पढ़ाना शुरू किया जाता है ये आपका आता है कक्षा 3 से। जब कक्षा 3 से में जब बालक जाता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत संस्कृत का जो है पठन पाठन की क्रिया शुरू कराई जाती है। समय सारणी दर्शाती है, तो समय सारणी क्या दर्शाती है, जो समय सारणी होती है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, बिल्कुल शिक्षक ये भी सही है, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व ये भी, तो सभी क्रियाकलापों को, ठीक है, इन सभी क्रियाकलापों को दर्शाती है समय सारणी। 100 नंबर देखें, पाठ सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए, किसको सौंपना चाहिए, तो ये जो सौंपना चाहिए ये शिक्षकों को, है ना, किसको सौंपेंगे आप, शिक्षकों को ही। तो अगला क्वेश्चन आप देखें, लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं, किसके अधीन होते हैं, तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपने देखा कि सभी के सभी 2022 से लेकर 16 के बीच में जितने भी बहुविकल्पी आए थे उन सभी को हमने कवर किया, ठीक है। और आपने देखा कि क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, तो आपके एग्जाम में भी इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे 100%। अब हम देखते हैं अति लघुत्तर प्रश्नों को, चलिए देखते हैं। समुदाय का अर्थ बताइए, तो समुदाय किसे कहते हैं, आप देखें कम्युनिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो समुदाय जिसे अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कॉम जिसका अर्थ होता है टुगेदर मतलब एक साथ, और म्यूनिस जिसका अर्थ होता है सेवा करना, टू सर्व। तो इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ है एक साथ सेवा करना, टू सर्व टुगेदर। तो कम्युनिटी शब्द का अर्थ क्या है, समुदाय का एक साथ सेवा करना। तो अगर देखें मनोवैज्ञानिक बोगार्ड्स के अनुसार इन्होंने बताया कि समुदाय की परिभाषा देते हुए क्या कहा है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है, समुदाय क्या है, सामाजिक समूह होता है, समाज का एक ग्रुप होता है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और वह एक क्षेत्र विशेष में ही रहता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए फास्टली क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम कब बना, तो 1993 में, और पूरा पूछा दिसंबर 1993 ईस्वी में। अगला, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपने बहुविकल्प में देखा था, कौन होता है, ग्राम सभा का प्रधान होता है। समय सारणी क्या है, तो समय सारणी एक दर्पण होती है, वह दर्पण है जो विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का क्या करता है, प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। मानवीय संसाधन के अंग, ये देखो कितनी बार आप पढ़े थे बहुविकल्पीय में, बहुत बार आया है। प्रधानाध्यापक भी, अध्यापक भी, छात्र भी और समुदाय भी, ये सभी के सभी हो जाएगा। जबकि विद्यालय प्रबंधन में अगर पूछा होता तो उसमें विद्यालय प्रबंधन में तो प्रधानाध्यापक को प्रायोरिटी देते हैं हम, फर्स्ट प्रायोरिटी प्रधानाध्यापक, वही होंगे ही होंगे, है ना। लॉग बुक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लॉग बुक में अधिकारियों के द्वारा किए गए निरीक्षण, विद्यालय के कार्य के घंटे, मतलब कितने घंटे तक विद्यालय में कोई कार्य किया गया, और विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियां, इन सभी का उल्लेख किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉग बुक। अगला, एक सफल शिक्षक के 2 गुण लिखिए, तो एक सफल शिक्षक के, है ना, कई सारे गुण होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, जिनमें से आप यहाँ देख सकते हैं कि वो जो शिक्षक है वो प्रभावशाली व्यक्तित्व का होना चाहिए, और शारीरिक एवं मानसिक रूप से वो स्वस्थ भी होना चाहिए, है ना, पागल नहीं होना चाहिए। शिक्षक विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, मतलब किसी एक या 2 विषय का क्या होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए। छात्रों का हितैषी होना चाहिए, मतलब छात्रों के प्रति प्रेम भावना रखे, मित्र के समान, छात्रों को नेतृत्व भी प्रदान कर सके, है ना, उसको जो है गाइड भी करे। ये सब गुण होने चाहिए, एक सफल शिक्षक के गुण हैं। टीएलएम का पूरा नाम, तो टीएलएम का पूरा नाम पढ़े होंगे आप, बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे, पहले सेमेस्टर से ही। तो क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तो विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वयित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की क्या है, कला है। तो विद्यालय प्रबंधन क्या है, ये इसका एक विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है कि सब प्रयासों को नियोजित करना, समन्वयित करना, अभिप्रेरित करना और नियंत्रित करने की एक कला है, क्या, विद्यालय प्रबंधन। अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर्यवेक्षण किसे कहते हैं, मतलब पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। तो आइए देखते हैं। पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। जो पर्यवेक्षण है ये संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है, किसके अनुसार, एडम्स और डिकी के अनुसार, है ना, मनोवैज्ञानिक एडम्स और डिकी के अनुसार जो पर्यवेक्षण बताया गया है, इन्होंने बताया कि पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है, ठीक है ना। अगला देखिए, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है, तो राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है,
अपने यूपी का, ठीक है ना। अगला, राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? कितनी बार ये क्वेश्चन आपने पढ़ा? प्रयागराज में। जबकि राज्य हिंदी अगर संस्थान पूछे तो कहाँ है? बनारस में, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे भाई क्योंकि समय है नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 15 होते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्य कितने होते हैं? 15। अगला, 2 प्राकृतिक आपदा के नाम, है ना। तो भूकंप आना, बाढ़ का आना, ज्वालामुखी उद्गार होना, भूस्खलन, ये सभी के सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इसमें से 4 दी गई हैं, 2 ही लिखना था, आप याद रखेंगे सबके बारे में। सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में स्थान बताइए। मतलब सूचना और अभिलेख का विद्यालय प्रबंधन में क्या महत्व है, क्या स्थान है? तो सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। मतलब कि प्राप्त सूचनाओं में लिखित रूप से रखना अभिलेख कहलाता है। मतलब प्राप्त सूचनाओं को लिखित रूप में एकत्रित करके रखना क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। अभिलेखों द्वारा संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं, अतः सूचना एवं अभिलेख ये क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो याद रखना, तो सूचना और अभिलेख है, इनका विद्यालय प्रबंधन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसको लिखित रूप में रखना ही क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूचना और अभिलेख एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो आइए देखते हैं शैक्षिक प्रबंधन। तो शैक्षिक प्रबंधन से आशय है कि कक्ष प्रबंधन, शिक्षण, अधिगम सामग्री प्रबंधन, लर्निंग कॉर्नर एवं पुस्तकालय प्रबंधन, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएँ, शिक्षक संदर्शिकाएँ, शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन इत्यादि से है। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे पॉइंट वाइज, बढ़िया से इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्राम शिक्षा समिति के खाते का संचालन कौन करता है? तो ये करते हैं प्रधानाध्यापक, है ना, विद्यालय का। और कौन? ग्राम प्रधान। ये दोनों लोग मिलकर ग्राम शिक्षा समिति के खाते का संचालन करते हैं। अगला देखिए आप, राष्ट्रीय स्तर पर का प्रारंभिक शिक्षा के 3 संगठनात्मक संस्था या फिर कार्य करने वाले अभिकरण का नाम बताइए। कौन कौन है जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के लिए कार्य करते हैं? तो हमारी NCERT है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्थान NCTE है। और क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय IGNOU है, जिसका भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। पूछा जाता है, देखे थे आप, बहुविकल्पी में आया भी था। अगला चलिए लेते हैं क्वेश्चन बिना देरी के हुए, है ना। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि NPRC के समन्वयक के कार्यों को लिखिए। NPRC समन्वयक के कार्यों को बताना है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य हैं? तो इसका नंबर 1 पहला कार्य है कि विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन, विद्यालय का श्रेणीकरण जिसका आधार भौतिक वातावरण, शिक्षक एवं शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन होता है। फिर तीसरा है बैठकों एवं गोष्ठियों का आयोजन करना और प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। ये NPRC के क्या होते हैं? कार्य होते हैं। अगला TET, अभी आपने पढ़ा था, है ना, TET, इसको कहते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो ये क्या है? आइए देखते हैं। ये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2N में दिए गए विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु एक आवश्यक योग्यता है कि उसे शिक्षक पात्रता मतलब कि TET में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसका आयोजन NCTE द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। तो NCTE क्या है? ये पता ही आपको, परीक्षा कराता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। ठीक है। समय सारणी की परिभाषा लिखिए। तो आपने पढ़ा ही था कि विद्यालय समय चक्रण या समय सारणी वह दर्पण है जो विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का क्या करता है? प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन देखें आप, शैक्षिक भ्रमण के 2 महत्व बताइए। तो शैक्षिक भ्रमण से बच्चों में क्या होता है? सामाजिकता का गुण विकसित किया जाता है और सूक्ष्म अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है। किसके द्वारा? शैक्षिक भ्रमण अगर हम कराते हैं बच्चों को तो। अगला, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? तो विद्यालय का, अभी आपने देखा था, विद्यालय की जो बौद्धिक प्रयोगशाला थी उसे हम किसे कहते हैं? उसे कहते हैं पुस्तकालय को। जबकि विद्यालय का हृदय ये कहा जाता है समय तालिका को। इसको कहते हैं समय तालिका को विद्यालय का हृदय कहा जाता है, याद रखेंगे आप। विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? तो शिक्षा का संचालन, छात्रों का विकास, चरित्र का निर्माण, व्यावसायिक क्षमताओं का विकास, सामाजिक परिवर्तनों का प्रबंध, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा मानव मूल्यों का विकास, ये सब करना विद्यालय संगठन के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? संस्थागत नियोजन से आपका क्या आशय है ना। तो WH ब्रूज के अनुसार
इन्होंने बताया है संस्थागत नियोजन का अर्थ कि किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना हो के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, संस्थागत नियोजन। ठीक है, देख रहे हो क्वेश्चन फिर से आया है। तो पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, पहले से निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण ही की प्रक्रिया ही क्या है, नियोजन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो 2020-2021 में आया है, तो आपके 23 में भी आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन विद्यालय प्रबंधन, ये आपने अभी पढ़ा था तो इसको हम बताएंगे नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रिपीट समय आ जाएगा। तो विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किसका होता है? तो विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व होता है प्रधानाचार्य जी का। किसका होता है? प्रधानाचार्य जी का। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, प्रधानाध्यापक के मुख्य दायित्व बताइए। तो प्रधानाध्यापक के दायित्व क्या है? तो योजना बनाना, परिनिरीक्षण करना, शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराना, है ना, पथ प्रदर्शन देना। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों का चयन करना कि कौन सी किताबें, है ना, बच्चों के लिए सही रहेंगे। उसके बाद पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, संपर्क कर्तव्य और मूल्यांकन, ये सभी प्रधानाध्यापक के मुख्य दायित्व होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्टर क्या है? पूछ सकता है। तो प्रोजेक्टर क्या होता है? इसमें चित्रों को बड़े पर्दे पर प्रच्छेदित करके दिखाया जाता है। ठीक है ना, तो प्रोजेक्टर में मतलब एक प्रकार से हम चित्र के द्वारा इसमें पढ़ाते हैं हम बड़ा करके। ठीक है, विद्यालय में जनसंपर्क किसे करना चाहिए? तो मुख्य अध्यापक विद्यालय व समाज को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। कुछ लोगों का विचार यह भी है कि प्रधानाध्यापक को एक जनसंपर्क अधिकारी की भी भूमिका का निर्वाह करना होता है। उसे छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज के सदस्यों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन। मीना मंच देखे थे आप, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी था ये। तो मीना मंच क्या है? इंपॉर्टेंट है। सरकार ने मीना मंच योजना का संचालन बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किया है। तो मीना मंच योजना का संचालन जो है सरकार ने किसके लिए किया है? कि बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक हों, तो वो भी शिक्षित हो सके, है ना। इस शैक्षिक योजना के अंतर्गत मीना नामक, मैंने कहा था पहले ही कि मीना नामक बालिका की एक प्रमुख भूमिका को प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। तो अगर देखें तो एडम्स और डीके के अनुसार, ये भी आपने पहले भी पढ़ा था, इन्होंने बताया है कि पर्यवेक्षण जो होता है संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम होता है। तो पर्यवेक्षण पहले से संस्था के सुधार के लिए पूर्व निश्चित जो है नियोजित कार्यक्रम होता है। बिल्स के अनुसार देखें तो इन्होंने बताया है कि आधुनिक पर्यवेक्षण शिक्षण व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। इन्होंने बताया है कि आधुनिक पर्यवेक्षण मतलब कि आधुनिक जो पर्यवेक्षण है ये शिक्षण और अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक होता है। अगला पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। चलिए एक बार देख लेते हैं पर्यवेक्षण का अर्थ। पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है उच्च दृष्टि, है ना, मतलब कि सुपरविजन जो विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके। ठीक है, ये होता है। आगे हम देखते हैं, उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का काम उन स्कूलों का मार्गदर्शन करना है और समस्याओं के समाधान सहायता प्रदान करना है, जिनके पर्यवेक्षण उन पर क्या है, जिम्मेवारी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर एकदम पूरा हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लेते हैं अगला। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो प्रबंधन प्रक्रिया के अंग नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण, सामंजस्य, ये सभी के सभी प्रबंधन प्रक्रिया के अंग हैं। अगला देखिए, विद्यालयीय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो मुख्य अध्यापक का कक्ष, स्कूल, कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय और छात्रावास मतलब हॉस्टल, ये सभी विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत भौतिक संसाधन माने गए हैं। अगला, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक, ये तो कई बार आया, शिक्षक, बालक और समुदाय। शिक्षक, बालक और समुदाय ये मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? तो सीखने का कोना, लर्निंग कॉर्नर का मतलब होता है सीखने का एक कोना, जहाँ रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियाँ सीखता है। वह विशेष स्थान जो शिक्षार्थी को के सीखने में सहायता प्रदान करता है। लर्निंग कॉर्नर में समस्त सामग्री व्यवस्थित एवं क्रमानुसार रखी जाती है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि लर्निंग कॉर्नर जो होता है ये सीखने का एक कोना है, जहाँ पर रहकर जो बालक होता है ये शैक्षिक गतिविधियाँ कर सके। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों के नाम और संख्या बताइए।
तो 2 ही हैं, जिसमें से इसमें 3 नाम दिए गए, गिनतारा है, कलरव है और रेनबो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं को में विशेषता देनी चाहिए। तो विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए, बिल्कुल। चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए उसमें, ताकि आसानी से किसी भी डेफिनेशन को समझाया जा सके और काफ़ी दिन तक बच्चों को याद रह सके। अगला, सामान्य विद्यालय में कम से कम सामान्यतः विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जाती है। तो कक्षानुसार और अध्यापकानुसार, कक्षा के अनुसार और अध्यापक के अनुसार समय सारणी बनाई जाती है ना, कि किस कक्षा में कौन से टीचर पढ़ाएंगे और जो है कितने टाइम का कोई पीरियड रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य करने की उपयोगिता बताइए। तो बालक को, मतलब कि बच्चों को आत्म प्रेरित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये सभी प्रोजेक्ट कार्य करने की उपयोगिता है। शैक्षिक भ्रमण का महत्व क्या होता है। तो शैक्षिक भ्रमण के अभाव में शिक्षा जो है बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है, मतलब इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि से भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भ्रमण के द्वारा हम बच्चों में जो है रीजनिंग पावर को डेवलप कर सकते हैं, मतलब कि सोचने की क्षमता को, तर्क करने की क्षमता को विकास कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। खेल कूद से बच्चों के किन पक्षों का विकास होता है। तो खेल कूद से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, राष्ट्रीयता, ये सभी के सभी जो है विकास होते ही होते हैं। शिक्षकों ने संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखे। तो अध्यापकों के उपस्थित रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, ये सभी क्या है, पंजिका ही तो होती है। मिड डे मील रजिस्टर, सेवा पुस्तिका, पत्र व्यवहार रजिस्टर, ये सभी के सभी होते हैं। मतलब कि कितने जो भी रजिस्टर बनाए जाते हैं, पंजिका बना, रजिस्टर मतलब पंजिका ही होता है हिंदी में। अगला देखिए, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं। तो वित्तीय अभिलेख में कैश बुक आता है, शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान, रखरखाव और मिड डे मील, ये सभी वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, बीआरसी और एनपीआरसी में क्या अंतर है। बीआरसी है ना, बीआरसी इसका पूरा नाम क्या होता है, ब्लॉक रेजोनेंस सेंटर, मतलब कि जो कि ब्लॉक स्तर पर होती है। तो बीआरसी ब्लॉक स्तर पर, एवं जो एनपीआरसी होती है ये न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियाँ करती हैं। तो जो बीआरसी होती है ये ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक गतिविधि करती है, जबकि जो एनपीआरसी होती है ये जो होती है न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियाँ करती हैं। सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सार्वभौमिकरण का तात्पर्य है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है। तो ये तो आपको पता ही है, लखनऊ में है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन किसे कहते हैं। तो प्रबंधन का मतलब क्या है, किसी कार्य को संबंधित है ना व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। मतलब किसी भी कार्य को जो है संबंधित व्यक्ति के द्वारा पारस्परिक सहयोग से, आपस में सहयोग से और कुशलतापूर्वक संपन्न करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, प्रबंधन। अगला देखिए, ये रहा क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख करें। तो कक्षा शिक्षण में और है ना शिक्षण के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो श्यामपट्ट होना चाहिए, चार्ट होने चाहिए, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र, आकृतियाँ, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री मतलब कि लाइब्रेरी है ना। ठीक है, उसके बाद जो है लेबोरेटरी होनी चाहिए, प्रयोगशाला विज्ञान शिक्षण के लिए। तो ये सब होना आवश्यक है। अगला, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो मानवीय प्रबंधन के घटक कई सारे हैं, जिसमें प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, समुदाय, ये सभी के सभी आते हैं। लेकिन जो अगर इन ऑप्शनों में देखा जाए, अगर इतने ऑप्शन दें तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप प्रधानाध्यापक को ही देंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्योंकि आपने कई सारा क्वेश्चन किया, आपने देखा है ना। अगला देखते हैं हम। अगला देखिए, ये रहा क्वेश्चन कि कुशल शिक्षक के गुण बताइए। ठीक है, कुशल शिक्षक के गुण। एक कुशल शिक्षक किसे कहते हैं। तो एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है, मतलब छात्र के प्रति प्रेम भावना रखता है तथा वह विद्यार्थियों के विकास में भी रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। ठीक है, पहला तो ये गुण हो गया। अध्यापक का जो व्यक्तित्व है प्रभावशाली होना चाहिए। ये आपने अगर ध्यान से देखा हो तो पहले भी पढ़ा था ये क्वेश्चन है ना। अर्थात वह संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों की आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो। तीसरा, अध्यापक को अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार क्रियाओं का खेलकूद में सहयोग भी प्रदान करना चाहिए, तभी एक सफल शिक्षक कहलाएगा। अगला देखिए, अध्यापक अनुदान धनराशि कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ये आपको याद होने चाहिए कहाँ कहाँ इसका होगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत के लिए है ना,
उसके बाद बच्चों के बैठने हेतु जो फर्नीचर हैं, दरी चटाई आदि खरीदने में, आवश्यक स्टेशनरी मतलब कि जो किताबें, कापी और जो पेंसिल, रबर और भी चीज़ें खरीदने के लिए, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, है ना, जिला प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार घड़ी आदि खरीदने हेतु यहाँ पे अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग किया जाता है। विद्यालय की साफ सफाई के लिए भी, जैसे कि झाड़ू, कूड़ादान, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए, विद्यालय सौंदर्यीकरण हेतु सजाने के लिए, गमले एवं फूलों के पौधों की व्यवस्था करने हेतु अध्यापक अनुदान धनराशि का प्रयोग किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, इजी भी है एकदम, ठीक है ना। अगर आप अपने आप को एक अध्यापक मान लें और ये मान लें कि आप पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, तो फिर आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा ये। अगला, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? चित्र रंगीन और आकर्षक होने चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा जब देखे तो उसको कलरफुल देखे तो और ही मज़ा आता है और वो जो है पढ़ने में भी इंजॉय लेता है। पाठ्य पुस्तक सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो, है ना, बहुत टफ लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए। अगला, बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर भी मिले, ठीक है, और यदि कहीं वो गलती करता है तो उसे बार बार उसको बताया जाए। बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वमूल्यांकन के अवसर भी होने चाहिए कि वो अपने आप से अपना खुद का मूल्यांकन करे कि उसने कितना सीखा। पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके, ठीक है। पाठ्य पुस्तकें बच्चों के स्तरानुकूल एवं रोचक हो, मतलब उनके स्तर के अनुकूल हो। अब ये नहीं कि कक्षा 1 का विद्यार्थी है और उसको कक्षा 5 की किताबें पढ़ाई जाए, तो उसके अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? समेकित इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बालक बालिकाएँ की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहा जाता है। याद रखेंगे कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशुल्क बालक बालिकाएँ की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह ही की जाए, उस शिक्षा को हम कहते हैं समेकित शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डाइट मेंटर के बारे में जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में डाइट मेंटर सेंटर के कार्यों को बताइए। तो डाइट मेंटर कौन होते हैं? तो कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन एवं उनका विश्लेषण करके तत्पश्चात उनके समाधान हेतु उपाय करते हैं। ये सब होते हैं डाइट मेंटर, तो इसे आप देख लेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेते हैं। अब आपका शुरू होता है क्वेश्चन, ले लेते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय में भी ये क्वेश्चन सभी के सभी आएंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय ही चल रहे हैं यहाँ से सभी के सभी प्रश्न, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन हैं सभी, आप देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब हम वही क्वेश्चन करेंगे जो एकदम हमें इम्पॉर्टेंट लगेगा, जिसके आने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि बस 1.5 घंटे से ज़्यादा बड़ी क्लास को नहीं करेंगे हम। किन्हीं 2 शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख दीजिए। तो देखिए, तो शैक्षिक उपकरण कौन कौन से हैं? श्यामपट्ट है, चार्ट है, मॉडल है, मानचित्र है, रेखा चित्र और आकृतियाँ हैं और ग्राफ पेपर है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसको हम शॉर्टकट में TLM कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, की सहायता से ज्ञान अधिक स्थायी होता है और बालकों में की इसमें रुचि भी बनी रहती है। और श्यामपट्ट का प्रयोग मुख्य बिंदु को लिखकर समझाया जाता है। गणित तथा विज्ञान की कक्षा बगैर ब्लैक बोर्ड के संभव नहीं है और दूरदर्शन पर बालक देखकर सुनकर उचित प्रकार से ज्ञान ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो ये कई सारे शिक्षण उपकरण एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख है, इनको आप याद रखेंगे, बहुत ईजी है। अगला देखिए, NCTE का पूरा नाम बताइए। तो NCTE का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अगला, विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं? विद्यालय के मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं, ये मतलब है। तो मानवीय संसाधन कौन कौन है? प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक, अभिभावक, ये सभी के सभी क्या होते हैं? ये सभी के सभी विद्यालय के मानव संसाधन होते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, मानवीय संसाधन होते हैं। शिक्षक अभिभावक संघ का उल्लेख बताइए। शिक्षक और अभिभावक संघ है, इसका क्या उद्देश्य है? तो आइए देखते हैं। इनके निम्नलिखित उद्देश्य है। नंबर 1, विद्यालय में गांव के सभी बच्चों के प्रवेश। अगला है, विद्यालय के गांव के पूरे समय उपस्थित रखने का संबंध। तीसरा है, पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की कठिनाई दूर करना। चौथा है, विद्यालय के भौतिक संसाधनों की कमी दूर करना। पांचवा है, बच्चों में पास लेखन सामग्री की उपलब्धता कराना। बच्चों की जिम्मेदारी पहचानना और उसे दूर करना। ये शिक्षक अभिभावक संघ के क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं। इंपॉर्टेंट है, 2020-19 में पूछा गया है, एग्जाम में आपके आ सकता है।
ये रहा लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका बताइए। तो विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, आइए देखते हैं। शिक्षक द्वारा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षक द्वारा ही एक मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है। शिक्षा संस्कृति के हस्तांतरण, संरक्षण, संवर्धन का प्रमुख स्थान है। किसी भी देश की शिक्षा वहाँ की संस्कृति की क्या होती है, परिचायक होती है। शिक्षा की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षक है। तो शिक्षा की प्रक्रिया की जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है क्या होती है, एक शिक्षक होता है। वहीं हमारी संस्कृति, संतति एवं भविष्य का संरक्षक है। तो शिक्षक अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर, एक शिक्षक अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाकर मानवता के पथ को आलोकित करने वाला कहा जाता है। इस कारण हमारे देश में शिक्षक को सर्वोपरि माना जाता है और उसे गुरु का स्थान दिया जाता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवे महेश्वरा और गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना, कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही साक्षात ब्रह्म है। ठीक है ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये क्वेश्चन रहा अगला, अध्यापक दैनंदिनी शिक्षण के कार्यों का दर्पण है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अध्यापक दैनंदिनी शिक्षक के कार्यों का दर्पण है, इस कथन की आपको व्याख्या करनी है, या फिर इसी को हम अध्यापक डायरी भी कहते हैं, याद रखेंगे आप। तो देख रहे हो 4 बार एग्जाम में क्वेश्चन है लगातार, 18, 20, 17, 22, तो एग्जाम में आपके आ सकता है। तो अध्यापक डायरी से तात्पर्य, थोड़ा सा जूम करते हैं, ये रहा। ठीक है ना। तो अध्यापक डायरी से तात्पर्य उस अभिलेख से है जिसमें एक अध्यापक वर्ष भर की गतिविधियों का लेखा जोखा दैनिक आधार पर रखता है। ठीक है ना। नंबर 1, वर्ष भर में विभिन्न कक्षाओं के में पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री का विवरण रखता है। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आधार पर रखता है ना। समय सारणी कक्षानुसार तथा विषयानुसार रहती है। छात्रों के नाम एवं पते का विवरण रहता है इसी डायरी में। किसमें? अध्यापक दैनंदिनी में, मतलब कि अध्यापक डायरी भी जिसे कहते हैं। इसमें सभी लेखा जोखा रहता है पूरा। शिक्षण विधियों का उल्लेख रहता है, किस किस विधि से शिक्षण कराया जा रहा है। संपूर्ण गतिविधियों का विवरण रहता है। विद्यार्थियों की प्रगति का भी विवरण रखा जाता है इसमें। ठीक है। प्रतिभाशाली छात्रों की सूची भी रहती है। समस्याजनक जो बालक होते हैं उनको उनकी भी एक लिस्ट बना के रखी जाती है। तो इस प्रकार शिक्षक के समस्त कार्यों का शिक्षक दैनंदिनी में उल्लेख रहता है। यह शिक्षक के कार्यों का क्या है? दर्पण है। तो अध्यापक दैनंदिनी क्या है? शिक्षक कार्यों का दर्पण है। आपने देखा क्यों कहते हैं? तो ये सब इन सबको क्या करता है, इसके अंदर समाहित करके रखा जाता है, इसीलिए इसको अध्यापक डायरी या फिर अध्यापक दैनंदिनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखें, बेसिक शिक्षा परिषद के किन्हीं 2 कार्य बताइए। तो बेसिक शिक्षा के आइए देखते हैं, कार्य तो कई सारे हैं, तो इनके कार्य देखते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश संबंध 8वीं कक्षा तक दी जाने वाली शिक्षा से है। बेसिक शिक्षा परिषद का संबंध कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक, है ना, दी जाने वाली शिक्षा से होता है बेसिक शिक्षा परिषद का संबंध। बेसिक शिक्षा परिषद का कार्य बेसिक शिक्षा संगठन करना, अध्यापकों की व्यवस्था करना, बेसिक शिक्षा व्यवस्था का नियंत्रण करना, ये सभी होते हैं। और इसके कई सारे निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य हैं। नंबर एक है कि जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करना, पहला। दूसरा, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तीसरा, बेसिक स्कूलों, नॉर्मल स्कूलों, बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और राज्य शिक्षा संस्थान आदि का पर्यवेक्षण करना तथा उन पर नियंत्रण करना, ये सभी बेसिक शिक्षा परिषद के कार्य हैं। अगला है राज्य सरकार से अनुदान लेना और आर्थिक सहायता एवं ऋण प्राप्त करना। शैक्षिक स्तरों उन्नयन, है ना, शिक्षा का जो है दिन ब दिन जो है क्या चीज़ करना, उन्नति की ओर ले जाना, ये सभी बेसिक शिक्षा परिषद के ही कार्य होते हैं। अगला, जिला एवं नगर बेसिक शिक्षा समितियों द्वारा स्थापित संस्थाओं के लिए स्तर मापक निर्धारण करना, तो ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सूचना का अर्थ क्या है। तो ये तो अब से आपको आता ही होगा, सूचना का अर्थ क्या है ना। तो सूचना का अर्थ क्या होता है ये देख लेते हैं। और जो सूचना का अधिकार अधिनियम आया था, कब आया था? ये आया था 2005 में। तो देखते हैं सूचना का अर्थ क्या है। सूचना का आशय उस संदेश या ज्ञान से होता है जो किसी तथ्य के विशेष संदर्भ में अन्य व्यक्ति को किसी विशेष कारण हेतु प्रदान की जाती है। इनको 3 प्रकार से संपन्न किया जाता है। संकेत द्वारा, है ना, हम सूचना दे सकते हैं किसी को मौखिक रूप से, इनको जरूर याद रखेंगे कि सूचना आप कितने प्रकार से किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 3 प्रकार, लिखित रूप से मतलब संकेत के द्वारा, मौखिक और लिखित,
इन सभी रूपों से आप सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं आसानी से। तो आइए देखते हैं आगे, है ना। तो संकेतों से, मौखिक रूप से तथा लिखित रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान करना एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को संप्रेषित किया जाता है। समझ में आ गया होगा। तो बस इतना याद रखेंगे, हो गया, ठीक है ना। सूचना के बारे में इतना बहुत है। अगला देखते हैं, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के प्रमुख कार्य। ये क्वेश्चन देखे थे कितनी बार बहुविकल्पीय में आया था कि उत्तर प्रदेश, है ना, या राज्य मनोविज्ञानशाला, या अगर देखा जाए तो भारत की सबसे पहली मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थापित है, तो प्रयागराज में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख भी रहे हो 21 में, 19 में, 22 में कितनी बार पूछा गया। तो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के कार्यों को भी बताना है। तो जो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश है कि इसकी जो स्थापना हुई थी, ये आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में प्रयागराज में 1947 ईस्वी में ही की गई थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना। जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश जो है प्रयागराज में मनोविज्ञानशाला स्थित है, जो कि भारत की पहली मनोविज्ञानशाला भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भूस्खलन। भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? भूस्खलन का, भू मीन पृथ्वी, स्खलन में जब पृथ्वी का स्थान ही चेंज हो जाए या मिट्टी का कटाव हो जाए तो वहाँ पे भूस्खलन बोलेंगे, है ना। तो देखते हैं भूस्खलन किसे कहते हैं। भूजल चट्टानों में वजन बढ़ा देते हैं। भूजल जो होते हैं ये चट्टानों में क्या करते हैं, वजन बढ़ा देते हैं, जिससे वे नीचे की ओर खिसक जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं, भूस्खलन। तो जो भूजल होते हैं, पृथ्वी के जल, ये चट्टानों में क्या करते हैं, वजन को बढ़ा देते हैं, जिससे वे चट्टानें नीचे की ओर खिसक जाती हैं, और ये जो क्रिया है इसे कहते हैं भूस्खलन। आगे, भूस्खलन कई प्रकार के होते हैं। जब ये थोड़ी दूर तक ही खिसकते हैं तो इनको स्लम कहते हैं। तो भूस्खलन जब ये थोड़ी दूर तक ही खिसकते हैं, मतलब कि चट्टानें, तो उन्हें हम स्लम कहते हैं। यदि ये दूरी अधिक होती है, मतलब कि दूरी ज़्यादा दूर तक खिसकते हैं, तो इनको सेल स्खलन कहते हैं। क्या? सेल स्खलन। यदि बहुत ऊंचाई से मलबा अथवा सेल के टुकड़े गिरते हैं तो इनको रॉक फॉल या फिर सेल खिसकना कहते हैं। तो देखा आपने, जब थोड़ा सा खिसकता है तो उसे स्लम कहते हैं, जब थोड़ा सा अधिक दूरी तय करता है उसे सेल स्खलन कहते हैं, और जब काफ़ी ऊंचाई से जब मलबा या सेल गिरते हैं तो उसे हम रॉक फॉल या फिर सेल का खिसकना कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं इनके प्रभाव। तो भूस्खलन के प्रभाव को देखते हैं। भूस्खलन से पर्वतीय ढालों पर बड़े बड़े क्या बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। इससे नए नए ढालों का निर्माण होता है। भूस्खलन द्वारा गिराए गए मलबे से नदियों के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, मतलब नदियों के मार्ग में बाधा हो जाती है ना, और नदियाँ अपना रास्ता भी चेंज कर सकती हैं, तथा बांध के पीछे झील का निर्माण हो जाता है। भूस्खलन के कारण मार्ग भी अवरुद्ध हो जाते हैं। पर्वतों की तलहटी में बसे गांव और शहर भी भूस्खलन की चपेट में आ जाते हैं, ठीक है ना। फलस्वरूप अपार जनधन की भी हानि होगी, बिल्कुल होगी। उत्तरी पूर्वी भारत में भूस्खलन की संभावनाएं अत्यधिक रहती हैं, क्योंकि ये क्षेत्र विशाल पर्वत श्रृंखला से आच्छादित है। कुछ पर्वतों पर वर्ष भर हिमभीति बनी रहती है, मतलब कि हिम जमे रहते हैं, है ना, बर्फ जमी रहती है। परिणाम स्वरूप हिमगलन से, मतलब जब बर्फ पिघलती है, से पर्वतीय धरातल नम होता रहता है और चट्टानों के अंदर हिम जल प्रवेश कर जाता है। फलस्वरूप भूस्खलन होता है। जो पर्वतीय ढालों पर निवास करते हैं वे भूस्खलन में हजारों फीट मलबे में दब जाते हैं, जो अधिक ऊंचाई पर होते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन विद्यालय प्रबंधन वाला, ये तो आप अभी देखे थे, पढ़े भी थे। एक बार आप देख लें, ऐसे ही आप देख सकते हैं पूरा कि विद्यालय प्रबंधन के कार्य, ये आप याद रखेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्यालय प्रबंधन के कार्य क्या क्या होते हैं? तो विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण करना, अध्यापक वर्ग के कार्य में समन्वयन करना, विद्यार्थियों का वर्गीकरण एवं समूहीकरण बनाना, पाठ्यक्रम सहगामी कार्यों का क्रमिक, है ना, कार्यक्रमों का क्रमिक संगठन करना, पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन करना, विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे भवन एवं उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि का प्रबंधन करना, ये सभी जो होते हैं किसके कार्य हैं? ये सभी आपके विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र और कार्य हैं, ठीक है। और विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, ये भी है। विद्यालय के कार्य की देखभाल करना, तो विद्यालय का बिल्कुल मिला के विद्यालय संबंधित जितना भी आपको फिजिकली दिखे उन सब के बारे में आप लिख सकते हैं, बना के एक अच्छा स्कोर आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। अगला देखिएगा, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम शिक्षा समिति जिसको इंग्लिश में कहते हैं
BEC शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, BEC बोलते हैं, विलेज एजुकेशन कमेटी। क्या बोलते हैं, विलेज एजुकेशन कमेटी। ग्राम शिक्षा समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं और इनके कार्य बताने हैं, आइए देखते हैं। तो अस्थाई नियम सन 1972 का सन 1975 में क्या हुआ, संशोधन किया गया। मतलब अस्थाई नियम था 1972 का, उसका जो है सन 1975 में क्या किया गया, संशोधन किया गया इस नियम में। और इसके लिए प्रत्येक ग्राम में क्या बनाई गई, ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई। तो ग्राम शिक्षा समिति जिसे BEC भी कहते हैं, विलेज एजुकेशन कमेटी, ग्राम समिति इस प्रकार बनाई है। नंबर 1, ग्राम सभा का प्रधान इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। बेसिक शिक्षा विद्यालयों के छात्रों के 3 संरक्षक, कौन कौन से देखे थे ना, कौन कितने होते, 3 होते हैं। अभिभावक जिनमें एक महिला होती है, आपने देखा था ग्राम शिक्षा समिति में एक महिला का होना अनिवार्य होता है, या उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला, बेसिक विद्यालयों का प्रधान अध्यापक, जो प्रधानाध्यापक है, एक से अधिक विद्यालय होने पर वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक इस समिति का क्या बन जाता है, सचिव बन जाता है। ग्राम शिक्षा समिति के कार्य के बारे में देखते हैं हम। तो इस समिति के कई सारे कार्य हैं। नंबर 1, पहला कार्य ये रहा, पहला कार्य है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना करना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और उनका प्रबंधन करना, ये पहला हो गया कार्य। अगला, बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप रट के तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, केवल आप सुन लेंगे तो आप लिख देंगे बना के। बेसिक स्कूलों तथा उनके भवनों और उपस्कर नहीं होगा यहाँ पे, भवनों के सुधार के लिए जिला पंचायत समिति को सुझाव देना। विद्यालय भवन निर्माण, रखरखाव, मरम्मत में सहयोग करना। नवीन भवनों का निर्माण करना, मतलब नए नए भवन को बनाने में निर्माण करना। अगला, शिक्षा मित्रों, आचार्यों, अनुदेशकों हेतु उपयुक्त पात्र अभ्यर्थियों का चयन करना। अगला कार्य क्या है ग्राम शिक्षा समिति का, विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति करना तथा उनके कर्मठ अध्यापकों को पुरस्कार हेतु प्रस्तावित करना, ये भी एक कार्य है। बालिका शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना। और अगला है, ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों का ज्ञान प्रतिशत नामांकन निर्धारित करना। तो ये सभी के सभी ग्राम शिक्षा समिति के क्या हैं, कार्य हैं। अगला देखिए, और ये रहेगा हमारी तरफ से लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। SCRT बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। SCRT जिसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ। तो देखते हैं इसके प्रमुख कार्य। तो SCRT के प्रमुख कार्य, नंबर 1, प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, पहला कार्य है। दूसरा है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाओं एवं उपयोगी साहित्य का विकास करना। तीसरा है, शोध एवं सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन करना। निजी संस्थानों जैसे कि BTC, NIT प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु संबद्धता प्रदान करना। उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के भाग 7 में धारा 29 के परियोजना अर्थ शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन का निर्धारण करना। और अन्य कार्य, प्रतिभा खोज, प्रतियोगिता, पर्यवेक्षण, निर्देशन, परामर्श इत्यादि, ये सभी के सभी SCRT के कार्य होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जरूर आप पढ़ के जाएंगे SCRT के बारे में। अगला देखते हैं, राज्य शिक्षा संस्थान के कार्य। तो राज्य शिक्षा संस्थान के कार्य, प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज, NCERT की स्थापना से पूर्व, NCERT जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना से पूर्व ही राज्य शिक्षा संस्थान का अस्तित्व था। लेकिन SCERT, ठीक है, NCERT ने SCERT है भैया, NCERT का मुख्यालय लखनऊ में है, ये SCERT रहेगा, ठीक है ना। तो लेकिन SCERT के प्रादुर्भाव के बीच उसी में विलय होकर उसके एक अनुभाग के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है, किसका, राज्य शिक्षा संस्थान, ठीक है। इसका जो अस्तित्व है ये SCERT की स्थापना से पहले ही था, लेकिन अब ये विलय होकर SCERT के अनुभाग में ही कार्य करता है, और जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, प्रयागराज में है। इसके संस्थान के कार्य, तो इसके संस्थान के कार्य क्या है, मतलब कि राज्य शिक्षा संस्थान के कार्य क्या है, तो शिक्षा एवं शिक्षण संबंधी शोध करना, उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक का लेखन संशोधन कार्य करना। अगला, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षकों प्रवक्ताओं के अध्यापकीय शिक्षण में अकादमी प्रशिक्षण देना, शोध पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं लेखन एवं प्रकाशन, ठीक है। अगला है, शिक्षा सेवा
विस्तार के पाठ्यक्रम निर्माण व कार्यक्रम का संचालन करना, शैक्षिक नवाचार का शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षण तक पहुंचाने हेतु विभिन्न शिक्षणों का आयोजन करना। और लास्ट है शैक्षिक परियोजनाओं के संचालन हेतु अकादमिक सहयोग, समर्थन और शिक्षण प्रदान करना। ये सभी के सभी आपके हो गए राज्य शिक्षा संस्थान के कार्य, जिसकी स्थापना जो है SCERT के पहले हुई थी, लेकिन ये विलय होकर अब SCERT के अनुदान में ही कार्य करता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, प्रयागराज में है। तो यहीं तक रखते हैं क्लास को। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत ही पसंद आएगी। एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे। एक बहुत ही अच्छा स्कोर आप करके आते हैं। अगर आप इस एक वीडियो मैथ से अगर आप है ना 35 से 40 नंबर तक 50 में से पा जाते हैं, तो मैं कहूँगा कि जो हमारी मेहनत की वो हमारी जो है पूर्ण हो गई है ना। हमारी मेहनत जो है बढ़िया सा एक रंग लेके आएगी आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। आप सभी ने पूरे क्लास को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक है ना। आप सभी को अच्छे से पेपर दें आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।